जादू टूने काले इल्म और सिफली अमलियात के ताने बाने से बनी एक नौजवान की कहानी जो अनजाने में तागूती ताकतों से टकराव के रास्ते पर चल निकला था। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है खौफनाक पुर इसरार सनसनीखेज कहानी स्याह धुंध। हजरत किस सोच में गुम हो गए, क्या जवाब नहीं बन पा रहा। इफ्तिखार की चहकती हुई आवाज पर आसफ ने गर्दन उठाकर उसकी तरफ देखा और फिर उसके होंठों पर एक बुजुर्गाना सी मुस्कुराहट उभर आई। अगर आप कोई सवाल करें तो शायद मुझे कोई जवाब बनाना पड़े। आप तो सती और बुनियाद परस्ती की बातें कर रहे हैं। आसफ के जवाब पर इफ्तिखार बुरे बुरे मुंह बनाने लगा। आसफ ने दाएं तरफ स्टूल पर पड़ी हुई प्याली उठाई और एक घोंट भरा और प्याली वापस स्टूल पर रख दी। आपने कुछ देर पहले जिक्र किया था कि वो ज़ात खुद कहती है कि मैंने एक रास्ता ठीक बनाया है और एक गलत। यही कहा है ना आपने? आसफ ने तायीद तलब नज़रों से इफ्तिखार की जानब देखा। हाँ बिल्कुल, वो सब इस बहस में महू थे। कमरे में मौजूद जितने भी नफूस थे सब उस जहरीले वजूद से बेखबर थे जो छत के साथ रेंगता हुआ सानिया बेसानिया आगे बढ़ रहा था। तो मोहतरम ज़रा गौर फरमाएं, उस ज़ात ने ये फरमाया है कि एक रास्ता ठीक है और एक गलत। ये नहीं कहा कि मेरी तख्लीक ही गलत है। उसने दोनों रास्ते बनाए हैं तो बजद मकसद या फजूल नहीं बनाए। जिस तरह ज़िंदगी है तो मौत भी है, रात है तो दिन भी है, आग है तो पानी भी है, उसी तरह नेकी है तो बदी भी। ठीक रास्ता है तो उससे मरबूत गलत रास्ता भी है, और ये दो चीज़ें एक दूसरे के लिए लाजमो मलजूम हैं, जिस तरह के मर्द और औरत। और अगर इन सब को अलग अलग कर दिया जाए तो ये अलहदा से अपनी जगह बेमैनी और बेवकत हो जाती है, अधूरी। अगर हम पानी को अच्छा कहें कि उसमें ज़िंदगी है और आग को बुरा कहें कि वो जलाती है तो ये हमारी हमाकत होगी। जहाँ तक बात ठीक और गलत की है उसके अलग से पैमाने हैं। अगर कोई कातिल है तो हम उसे गलत नहीं कह सकते क्योंकि वो खुदाए बारी तआला की तख्लीक है। हाँ, हम उसके अमाल को गलत कह सकते हैं कि वो गलत सोचता है, गलत करता है, गलत रास्ते पर चलता है। तो उसका तो उसे इख्तियार दिया गया है, उसे अक्ल से नवाजा गया है, शऊर की ताकत दी गई और उसे अशरफुल मखलूकात बना दिया गया। रब्बे तआला ने गलत और ठीक रास्ता ऐसन तरीके से तरतीब दे दिया और इंसान को समझा दिया कि अब इसके बावजूद अगर वो गलत करता है तो उस गलत हरकत का महरक शैतान है और कसूरवार वो खुद। ये दुनिया इम्तिहान की जगह है। उस ज़ात ने इम्तिहान लेने के लिए और इंसान के फेल पास का तमाम सामान पैदा कर दिया और उसे ढील दे दी। उसने फेल पास का जो सामान जिस जगह पैदा किया बिल्कुल ठीक किया। ये उसकी तख्लीक है और ये सब तख्लीक कायनात व ज़िंदगी में सिमट आता है और यहाँ तनकीद की गुंजाइश नहीं बचती और ना ही कोई साबे शऊर आदमी यहाँ से तनकीद का पहलू निकालेगा। उसकी एक मिसाल और दूंगा। आसफ एक ज़रा खामोश हो गया क्योंकि दाएं कोने में बैठा हुआ नवाजीदा आसफ उठकर खड़ा हो गया था। आसफ ने उसकी तरफ देखा तो उसने छत की जानब इशारा किया, मगर आसफ ने छत की सिमत नज़रें उठाई नहीं। उसने शऊर की तरफ देखा तो शऊर ने नज़रें उठाकर छत की तरफ देखा। साथ ही आसफ के दिमाग में छत का मंजर उभर आया। एक आम जिसामत का स्याह बिच्छू रेंगता हुआ दाएं तरफ की दीवार तक पहुंच चुका था और फिर वो दीवार पर रेंगते हुए नीचे उतरने लगा। आसफ के होंठों पर एक पुर इसरार मुस्कुराहट उभर आई। शऊर मियाँ इस पर नज़र रखना, अपनी सोच के ज़रिए शऊर से कहा और वो दोबारा
इफ्तिखार की जानब मतवज्जा हो गया, जो हैरान नज़रों से उसे देख रहा था। वो क्या, कमरे में मौजूद सभी अफराद उसे हैरत और बेयकीनी की सी नज़रों से देख रहे थे। शायद उन्हें यकीन नहीं आया था कि आसिफ इतना गहरा फ़लसफ़ी भी है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि एक मिसाल और दूंगा, और वो मिसाल ये है कि एक नावल निगार है, वो कोई कहानी तख्लीक करता है और कोई उसकी तख्लीक पर तनकीद करता है कि उसमें ये कमी है, ये कमज़ोरी है या फ़लाँ खामी है, तो वो तनकीद उसकी कुव्वत तख़ील पर होती है, यानी वो तनकीद उस तख्लीक कार पर भी आती है। इसलिए अगर हम खुदा की तख्लीक को तनकीद का निशाना बनाते हैं तो गोया तो बेनाउज़ बिल्लाह हम उस ज़ात को तनकीद का निशाना बनाते हैं। अगर हमें कायनात में कुछ गलत नज़र आता है या हम उसकी तख्लीक करदा किसी चीज़ को गलत जानते हैं तो वो हमारे फ़हमो अदराक की कमज़ोरी है, वरना वो गलत भी ठीक जगह पर है। ये आग, पानी, रात, दिन, ज़िंदगी, मौत, गलत और ठीक रास्ते, ये सब कुछ तख्लीकी तवाज़ुन के ज़मरे में आता है, और उस ज़ात के बनाए हुए गलत रास्ते में उसकी क्या हिकमत पोशीदा है, ये समझ लेना इतना आसान नहीं। और जिस सतही सोच की बुनियाद पर आप बात कर रहे हैं उसमें इंसान कुछ नहीं समझ सकता। बस मैं मज़ीद कुछ नहीं कहूँगा, और इतनी तवील बात में मैंने सिर्फ इसलिए की है कि मज़ीद बहस नहीं करूँगा। अगर मसला आपकी समझ में आ गया है तो ठीक, वरना आप कभी भी समझ नहीं पाएंगे। आसिफ ने फैसला कुन अंदाज में कहा और अपनी तवज्जो ज़हन के अंदर रोशन मंजर पर मरकूज कर दी। वो स्याह बिच्छू दीवार पर रेंगता हुआ दीवार के साथ मौजूद अस्टूल के ऊपर उतर आया था और अब उस अस्टूल पर मौजूद चाय की प्याली पर चढ़ रहा था। सारा मामला फौरन ही आसिफ की समझ में आ गया। फिर जाकिर की आवाज़ ने उसे चौंकने पर मजबूर कर दिया। भाई, हमें तो अंदाज़ा ही नहीं था कि मोहतरम को फ़लसफ़े पर भी दस्तरस हासिल है। ये क्या खाक फ़लसफ़ा है, पता नहीं किधर की बात किधर घुमाकर दिमाग उलझा मारा है कि असल बात ही जहन से निकाल दी। अपनी खिफ्त छुपाने के लिए इफ्तिखार ने झंझलाहट का मुजाहरा किया। फ़लसफ़े के साथ साथ मैंने नफ्सियात का भी निहायत अमीक नज़री से मुताला किया है, इसलिए समझ रहा हूँ कि इस वक्त आपकी ज़हनी कैफियत क्या है। आसिफ इफ्तिखार की तरफ देखते हुए मैनी खेज लहजे में बोला, अगर तुमने इतनी ही अमीक नज़री से फ़लसफ़ी का मुताला किया है तो यकीनन तुम पागल हो चुके हो, क्योंकि फ़लसफ़ी पागल ही होते हैं। इफ्तिखार ने बड़ी खूबसूरती से बात का रुख मोड़ दिया। हकीकत को हमेशा फ़लसफ़ा और फ़लसफ़ी को पागल ही कहा गया है, क्योंकि जहाँ आप जैसे लोगों की सोचें दम तोड़ देती हैं, वहाँ से फ़लसफ़ियों की सोचें जन्म लेती हैं। आसिफ ने नई चोट की। तुम कहना चाहते हो कि तुम फूकल यकीन जहानत के मालिक हो। कहना तो मैं तब चाहूँगा अगर मैं ऐसी जहानत ना रखता हूँ और अपनी जहानत मनवाने के लिए ऐसा कहूँ, और मुझे तो अपनी जहानत मनवाने की ज़रूरत ही नहीं। आसिफ ने मुस्कुराते हुए मसरूर लहजे में कहा। आसिफ की बात पर इफ्तिखार कहका लगाकर हंस पड़ा। हाँ, तुम्हारी जहानत और हाजिर दिमागी का सबूत अस्टूल पर पड़ा है। चाय में बर्फ जम चुकी है और सरकार को होश ही नहीं। इफ्तिखार की बात पर बाकी लोग भी मुस्कुरा दिए। इफ्तिखार भाई फ़लसफ़ी ज़हीन होते हैं मगर हाजिर दिमाग नहीं। असद हंसते हुए बोला। लो, फ़लसफ़ी पर मुझे एक लतीफ़ा याद आ गया। एक बहुत बड़े फ़लसफ़ी थे कि घर पहुँचे तो जहन किसी मसले के हल में उलझा हुआ था। बेगम से पूछा कि आज पकाया क्या है। बेगम बेचारी जो पहले ही किसी बात पर जली कटी बैठी थी, तड़ से बोली, खाक पकाई है। अब फ़लसफ़ी साहब का जहन खाक में उलझ गया। तो भला खाक कैसे पक सकती है, सोचने लगे। खाक उल्टा पड़ जाए तो खा खे बनेगा, और खे फ़ारसी में महल को कहते हैं।
महल को उल्टा पढ़ें तो लहम बनेगा। लहम अरबी में गोश्त को कहते हैं। तो फौरन चहकते हुए बोले, आहा, तो बेगम तुमने गोश्त पकाया है। बेसाख्ता सभी के कहके छूट गए। असद दोबारा कहने लगा, ऐसे ही एक बदकिस्मत नौजवान की शादी एक फलसफी की बेटी से हो रही थी। बारात फलसफी के घर पहुंची। फलसफी ससुर सामने आए तो दूल्हे ने बड़े मुअद्दब अंदाज में कहा, अस्सलामु अलैकुम। फलसफी साहब सोच की टून में थे। दूल्हे की जानब स्लो मोशन अंदाज में देखा और बोले, वालेकुमुस्सलाम, क्या हाल चाल हैं, कैसे मजाज हैं, बरखुरदार कहो, कैसे आना हुआ। और एक बार फिर सब खिलखिलाकर हंस पड़े, मगर आसफ खामोश बैठा रहा। इसलिए इफ्तिखार भाई हाजिर दिमागी की तो बात ही ना करें। चलो भाई, पहले चाय का शरबत पी लो, बाकी की सोचें बाद में सोच लेना, इफ्तिखार ने हंसते हुए कहा। आसफ एक यकटिक उसे घूर रहा था और उसकी आंखों में कोई ऐसी बात थी कि इफ्तिखार की हंसी फीकी पड़ गई। क्यों आसफ मियाँ, मुझे इतने गुस्से से क्यों घूर रहे हो? लतीफ़े तो असद सुना रहा है। आसफ ने नज़रों का रुख पलटा। चंद लम्हे खामोशी से चाय की प्याली को देखता रहा। फिर हाथ बढ़ाकर उसने वो प्याली उठा ली और अपने चेहरे के सामने करते हुए अजीब नज़रों से उसे घूरने लगा। अगर मैं कहूँ कि इस चाय के अंदर मेरी मौत छुपी हुई है तो तुम सब लोग क्या कहोगे? आसफ ने गंभीर लहजे में कहा और उसके दिमाग में कोई ऐसी बात थी कि सभी संजीदा हो गए। चाय में मौत, क्या मतलब? असद क्योंकि आसफ के एक दूसरे रूप से कदरे वाकफ था, इसलिए फौरन समझ गया कि ज़रूर कोई गड़बड़ है। ये क्या मजाक है आसफ? इफ्तिखार भी आसफ के अंदाज पर संजीदा हो गया। आसफ के चेहरे पर एक दिलचस्प मुस्कुराहट रकसा थी। मैं मजाक नहीं कर रहा इफ्तिखार भाई, बल्कि अपनी जहानत और हाजिर दिमागी का सबूत दे रहा हूँ। अगर मैं इस चाय का एक घूंट भी पी लेता तो शायद अब तक मुल्कुल मौत के गले मिल रहा होता। क्यों, ऐसा क्या है इस चाय में? सारी चाय इकट्ठी बनी है और सब ने पी है, एक तुम्हारी प्याली में ऐसा क्या आ गया? आसफ ने हाथ बढ़ाकर साइड से स्टूल उठाया और अपने सामने रख लिया और सब की पुरतजस नजरें उस पर जमी हुई थी। आसफ ने एक नज़र उनके चेहरों पर दौड़ाई, फिर आहिस्ता आहिस्ता चाय स्टूल पर गिराने लगा। सभी सिर कर आगे आ गए। यकदम आसफ ने प्याली स्टूल पर ऊंधी रख दी। महानूर और असद चौंके, ज्यादा करीब थे, इसलिए चाय के छींटे उनके कपड़ों पर भी गिरे। इफ्तिखार भाई, प्याली उठा ले, आसफ ने कहा तो इफ्तिखार ने हाथ बढ़ाकर प्याली उठा ली। स्टूल पर नजर पड़ते ही सब बुरी तरह चौंक पड़े। एक स्याह बिच्छू उनके सामने था। बेइख्तियार सब पीछे हट गए। महानूर के मुंह से तो हल्की सी चीख भी खारिज हुई। शायद बिच्छू को भी एहसास हो गया कि वह बहुत सी नजरों में आ गया। बिजली की सी तेजी से वो हरकत में आया और स्टूल से नीचे रेंग गया। महानूर, रक्षंदा और फरखंदा जो स्टूल के करीब खड़ी थी, चीखती हुई चारपाइयों पर चढ़ गई। बिच्छू तेजी से जमीन पर रेंगता हुआ बैरूनी दरवाजे की जानब बढ़ा तो असद उसे मारने की नीयत से उसके पीछे लपका। करीब था कि वो उसे पांव के नीचे कुचल देता। आसफ तेज लहजे में बोला, नहीं असद, रुक जाओ, ऐसा नहीं करना। बेइख्तियार ही असद ठटक कर रुक गया। तुम इसे मारना नहीं, वासफ भाई ने भी यही गलती की थी। अब तुम इस गलती को दोबारा नहीं दोहराओ। आसफ की नज़रें जैसे भागते जाते बिच्छू से चिपक कर रह गईं। ये मेरा और उसका मामला है, मेरे और उसके दरमियान में ही रहने दो। आसफ ने अपनी सोचों को गर्दश दी तो कोने में खड़ा हुआ बच्चा आगे बढ़ आया और फिर उसने उस बिच्छू को अपने पैर से कुचल डाला। कमरे में मौजूद अफराद की हालत मुतगैर थी, क्योंकि उन्हें यही एहसास हुआ था कि आसफ ने आंखों की मदद से उस भागे जाते बिच्छू को हलाक किया था। सभी शदीद हैरत से आसफ की जानब यूं देख रहे थे जैसे बैठे बैठे अचानक उसके सर पर से सींग नमूदार हुए हों, और जबकि आसफ उनकी कैफियत से
महफूज हो रहा था। महानूर सोच रही थी कि आसफ जो नज़र आता है वो है नहीं, बहुत गहरा इंसान है और शायद कोई जादू मंत्र भी जानता है। हो सकता है कि आप ये समझ रहे हों कि मैं कोई जादू मंत्र जानता हूँ, तो यकीन करें ऐसी कोई बात नहीं। ये सिर्फ मेरी जहानत, मेरी छठी हिस्स है। आसफ ने एक चुभती हुई नज़र महानूर पर डालते हुए कहा। आसफ की बात सुनते ही महानूर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं और उसका दिल बुरी तरह धड़क उठा था। उसको मेरी सोच का कैसे पता चला? उसे कैसे मालूम हुआ कि मैं क्या सोच रही हूँ? अब आप सोचेंगे कि भला मुझे आप लोगों की सोच का कैसे पता चला, तो मैं आप लोगों को के इल्म में मज़ीद इजाफा करता चलूँ कि मैंने इल्म क़ियाफ़ा पर भी बहुत ज़्यादा पढ़ा है, सो मैं चेहरा देखकर दिल का हाल जान लेता हूँ। महानूर का दिमाग घूम कर रह गया और उसके वजूद के रोंगटे खड़े हो गए। आसफ मियाँ, आप यूं अपनी सलाहियतें ज़ाहिर मत करें, ये मुनासिब नहीं, लाशऊर ने परेशानी से कहा। इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ये कोई परेशानी की बात नहीं, आसफ ने सोच के ज़रिए बेफिक्री से कहा। तो लाशऊर होंठ काट कर रह गया। आसफ, ये सब क्या हो रहा है? इफ्तिखार हैरत के हिसार में था। तुम्हें कैसे पता चला कि चाय में बिच्छू है? जाहिद हैरानो परेशान था। मेरे खुदा, अगर आसफ चाय का घूंट भर लेता तो ये आसमां थी। ये घर तो शैतानों का मस्कन बनता जा रहा है। अब आगे पता नहीं क्या होगा। आगे जो भी वकू पजीर होने वाला है वो कुछ अच्छा नहीं है, आसफ ने पुर असरार अंदाज में कहा। तो सब चौंक कर उसकी जानब देखने लगे। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या होने वाला है? शाकर हुसैन सनसी खेद लहजे में बोला। ठीक उसी वक्त चंद बच्चे कमरे में दाखिल हुए तो आसफ गर्दन झुकाकर उनकी जानब मुतवज्जा हो गया। जनाब, हरी आनंद ने काली ताकतों में से एक बहुत बड़ी ताकत को आपके खात्मे के लिए हुक्म दिया है और वो शैतानी कुव्वते चहार मक्तगज, 4 मौत के हाथी यहाँ वारद होने ही वाली है। आसफ एक झटके से अपनी जगह उठ खड़ा हुआ और उसके पूरे वजूद में सनसनी की लहरें दौड़ गईं। उसे पूरा अदराक था कि काली ताकत में मक्तगज कितनी बड़ी और ख़तरनाक शक्ति है। हकीकतन इस बार दुश्मन का हमला बड़ा ज़ोरदार और ख़तरनाक था। आसफ के चेहरे के तासुरात देखकर सभी बौखला उठे। उसकी सूरत पर वहशत रक्सा थी। पूरा ख़ानदान एक बहुत बड़ी तबाही की ज़िद पर था। आने वाले लम्हात में क्या होने वाला था कुछ नहीं कहा जा सकता था। क्या बात है यार, कुछ बताओ तो सही, क्यों बिला वजह खौफजदा कर रहे हो? आसफ कोई जवाब देने की बजाय तेजी से बैरूनी जानब बढ़ गया और उसके बाहर निकलते ही बाकी सब भी उसके पीछे ही बाहर निकल आए और अभी वो सब बरामदे में ही थे कि एक जोरदार धमाका हुआ और घर के बैरूनी दीवार दरवाजे समेत सहन पर आ गिरी। पूरी फिजा हाथियों की खौफनाक चिंगारों से लर्ज उठी। सभी दौड़ते हुए आगे बढ़े थे कि आसफ ने चीखते हुए कहा, रुक जाओ, बरामदे से आगे कोई नहीं जाए, यहीं रुक जाओ। सब की टांगों में जैसे अचानक पारा भर गया और उनके पांव मन मन के हो गए और जैसे वो जमीन में गड़ कर रह गए हों। आसफ बरामदे के सतून से कंधा लगाकर खड़ा हो गया। आसफ समेत सभी आंखें फाड़ फाड़ देखने की कोशिश कर रहे थे। चांद की रोशनी में हर चीज वाज़े दिखाई दे रही थी। सहन में बेरी का दरख्त, दाएं दीवार के साथ बना हुआ तंदूर और उसके साथ मौजूद लकड़ियों के ढेर, सामने की दीवार, दरवाज़ा और मुनहदम डेवड़ी। मगर वो इफरत जिन्होंने ये तबाही मचाई थी उनका कहीं कोई वजूद नहीं था, हालांकि उनकी चिंगारें लरजा रही थीं।